कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली रामलाल आनंद कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ निकाली हैं उसके बारे में। साथ ही हम देखेंगे क्या फ़ीस है, क्या मिनिमम जो है क्राइटेरिया है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं और स्क्रीनिंग में या इंटरव्यू के लिए आपको किस तरीके से जो है बुलाया जाएगा। तो देखिए, नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं पहले। ये देखिए, हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रामलाल आनंद कॉलेज की वेबसाइट पर हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अगर आपको देखिए नोटिफिकेशन ऑफिशियली देखना है तो आप वैकेंसीज़ वाले सेक्शन में जा सकते हैं और यहाँ पे जो है आप एडवर्टीज़मेंट इसका देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये वेरियस जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें वैकेंसीज़ निकाली गई हैं और इसमें देखिए ये जो ग्रेड पे है 57,700 मैट्रिक्स लेवल 10 है इसका। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको जो है सैलरी दी जाएगी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे। और देखिए लास्ट जो इसकी डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 8/10/2022। तो 8 आप अक्टूबर तक इसके फॉर्म भर सकते हैं या फिर जब भी इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था विदिन 2 वीक्स। तो देखिए 8 जो है आप डेट मान के चलिए क्योंकि लेटर लिखा हुआ है इसमें, जो भी लेटर डेट होगी। इसके बाद में देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए कॉमर्स में 12 वैकेंसीज़ हैं, कंप्यूटर साइंस में 7, इकोनॉमिक्स में 4 और इंग्लिश में जो है 2 वैकेंसीज़ हैं। जूलॉजी में 6 वैकेंसीज़ हैं, हिंदी में जो है 7 वैकेंसीज़ हैं और हिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, माइक्रोबायोलॉजी में 5 है, पॉलिटिकल साइंस में देखिए काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, 8 वैकेंसीज़ और स्टैटिक्स में 4, फिजिकल एजुकेशन में 1, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में 6 और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 2, मैथमेटिक्स में 8। तो देखिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है कॉमर्स में है और उसके बाद में 8 वैकेंसी हैं मैथमेटिक्स में। तो जो लोग इन सब्जेक्ट्स में फॉल करते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया हम अभी बताएंगे, वो इस फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। साथ ही आप देख लेंगे कि आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर सीट्स हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी हैं। तो जैसे देखिए कॉमर्स में जनरल के लिए 5 हैं, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, पीडब्ल्यूबीडी में जो है वो भी कॉमर्स में 1 वैकेंसी है। और देखिए पीडब्ल्यूबीडी में पॉलिटिकल साइंस में 2 वैकेंसीज़ हैं। तो इस तरीके से ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज़ वेरियस सब्जेक्ट्स में, कॉमर्स में, कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है, हिंदी में 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस जो फॉल करते हैं इसमें। बाकी देखिए आप देख लेंगे, यहाँ पे आपके सामने है कि आपकी कैटेगरी में फॉल करता है कि नहीं करता है। इसके बाद में देखिए इसमें और जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि पीबीडब्ल्यूडी कैटेगरी चाहे जनरल हो, एससी एसटी ओबीसी हो, वो अप्लाई होगा। और इसके बाद में हम और चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो सब हम देख। तो देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सारा नोटिफिकेशन पढ़ने में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपकी जो है, एक तो मैं फ़ीस बता देता हूँ। फ़ीस कितनी होगी? फ़ीस लगेगी 500 रुपये। जो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो देखिए उस कैटेगरी में 500 फ़ीस रहेगी। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी अब वीमेन कैंडिडेट्स रहेंगे, उनकी फ़ीस है 0 रुपये, उनकी कोई फ़ीस एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, ये सब तो आपको पता ही है। और जो मेन चीज़ है, इसके बाद में देखिए जो रिजर्वेशन की अगर बात आती है तो जो भी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेंगे वो बेसिकली यूजीसी या सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म से रहेगा। क्योंकि देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अगर मान लीजिए आपका कहीं किसी स्टेट में पर्टिकुलर, मान लीजिए ओबीसी ही कैटेगरी में आप आते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल में आप जनरल में आते हैं तो आपका यही कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी आपकी मान्य होगी। ओबीसी सर्टिफिकेट वहाँ पे स्टेट का मान्य नहीं होगा क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद में देखिए क्या एक तरीके से प्रोसीजर रहेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शुड रिपोर्ट अलॉन्ग विद टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद वैलिड फोटो आईडी। तो देखिए जो है, जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं उनको तो पता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देंगे उनके लिए क्या है कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वैलिड फ़ोटो आईडी वगैरह ये सब ले जानी पड़ेंगी। अब देख लेते हैं कि जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो क्या होगा। इसके साथ में मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा और मिनिमम क्वालिफिकेशन हम देख। तो देखिए दोस्तों, जो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है, यूजीसी की क्वालिफ़िकेशन है, वही क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मेंशन की गई है। और जो लोग इस तरीके से पोस्ट के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह देते रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि फॉर द डिसिप्लिन्स ऑफ आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लॉ, सोशल साइंस, साइंसेज, लैंग्वेज
लाइब्रेरी साइंसेज, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। देखिए 2 तरीके की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एक एलिजिबिलिटी है वो है कि आपकी मास्टर जो डिग्री है आपकी उसमें 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, या उसमें जो भी इक्विवेलेंट ग्रेड है पॉइंट स्केल पे तो वो होना चाहिए आपका। इसके बाद में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या कोई भी कंसर्न सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो उसमें जो मान लीजिए पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में फिजिक्स के जो है आपने क्या किया है, मास्टर्स किया है, तो वो भी आप कंसर्न सब्जेक्ट मान सकते हैं, एलाइड सब्जेक्ट उसका मान सकते हैं। और ये देखिए किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या इसके अलावा इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी हो सकती है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि 55% आपका मास्टर्स में होना चाहिए। और इसमें जो है 5% का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। किस किस को मिलेगा 5% का रिलैक्सेशन? तो देखिए SC, ST, OBC और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस होते हैं, पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। और इसके बाद में ये देखिए PWBD में कैटेगरीज आ जाती हैं, तो इन सबको इसका 5% का फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद में देखिए जो 5% का फ़ायदा किसको प्रोवाइड होगा? टू द PhD डिग्री होल्डर्स हु हैव ऑब्टेन देयर मास्टर्स डिग्री प्रायर टू 19 सितंबर 1991। तो देखिए 19 सितंबर 1991 से पहले जिन्होंने अपनी PhD डिग्री ले ली है उनको भी 5% का फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए पहली क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि नेट आपका होना चाहिए, नेट कंडक्टेड बाय UGC या CSIR होना चाहिए। तो CSIR भी आपके पास में, तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट शैल बी ग्रांटेड अकॉर्डेंस विद क्लॉज 3 क्लॉज 2 ऑफ जनरल नोटिस इन द लास्ट सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो देखिए CSIR या नेट आपके पास में बिल्कुल होना चाहिए। ये तो पहला एलिजिबिलिटी है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अगर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए कि आपके पास में PhD डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिसकी रैंकिंग टॉप 500 में आती हो। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो निकलती है, जो डिफरेंट जो है एजेंसीज निकालती हैं, उसमें अमोंग 500 या इन 500 टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में उसका नाम होना चाहिए अगर आपने फ़ॉरेन से PhD ली है तो। जैसे कि QS जो लिस्ट है वो निकालते हैं द टाइम्स हायर एजुकेशन THE, या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटीज़ ARWU निकालती है, संघाई JIO टोंग यूनिवर्सिटी संघाई जो है वो, इन सब में जो है अगर आपकी यूनिवर्सिटी की जो है टॉप 500 में रैंकिंग है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए क्या है, फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सब होना चाहिए। तो देखिए मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद में और क्या चीज़ मैं आपको बता, डिज़ायरेबल क्या रहेगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशंस थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी रहेंगी। और जो देखिए कैंडिडेट्स टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं या रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा फ़ायदा इसमें मिलेगा। तो टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्रियल, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा तो वो डिज़ायरेबल रहेंगे। पेपर प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंसेज पब्लिश्ड इन रेफर्ड जर्नल्स। तो देखिए पब्लिकेशंस अगर आपकी हैं, टीचिंग आपने की है, टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास में, रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो उसका ऑब्वियसली आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद में और जो चीज़ें हैं वो इतनी मेन नहीं है, ये बेसिकली कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं वो हम नहीं देखेंगे। तो इसके बाद में देखिए इसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो, और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए MPhil PhD डिग्री के टाइम पे जो भी आपने अगर टीचिंग किया है वो क्लेम नहीं कर सकते आप एज अ टीचिंग एक्सपीरियंस में क्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए आप PhD कर रहे हैं या आप MPhil आपने किया, उस टाइम पे आप पढ़ा भी रहे हैं, तो वो जो है वो पीरियड टीचिंग एक्सपीरियंस में क्लेम नहीं कर सकते आप। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और मेन चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको स्क्रीनिंग वाला बता देता हूँ। स्क्रीनिंग के लिए क्या रहेगा, तो दोस्तों देखिए जो मैं स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए क्या गाइडलाइंस है। तो देखिए स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। तो देखिए जो इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, इसके लिए क्या है, एक API स्कोर बनाया जाता है। 100 पॉइंट स्केल का एक API स्कोर होता है। API स्कोर मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो रहेगा आपका, इसको किस तरीके से देखिए मैनेज किया जाता है वो ये है कि ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स कितने हैं, मान लीजिए 80 एंड अबव हैं तो 21 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 60 एंड 80 के बीच में तो 19, 55 टू 60 16 मार्क्स, और 45 या 55 के बीच में तो 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में वही है कि आपके 80 से अबव हैं तो 25 मार्क्स, 60 से अबव हैं तो 23 मार्क्स, और 55 से 60% है तो 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसी तरीके से देखिए MPhil में 60
एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड या इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो उसके लिए 60 या 60 से ऊपर 7 मार्क्स दिए जाएंगे और 55 टू 60 के लिए 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। पीएचडी अगर आपने की हुई है तो 25 मार्क्स आपको मैक्सिमम दिए जाएंगे। नेट जेआरएफ के लिए 10 मार्क्स काउंट होंगे, अगर नेट के साथ में आपका जेआरएफ भी है तो 10 मार्क्स होंगे। अगर सिर्फ आपका जो है नेट है तो उसके लिए 8 मार्क्स आपके काउंट होंगे। इसके बाद में देखिए रिसर्च पब्लिकेशन या आपने जैसे यूजीसी केयर के जो जर्नल्स हैं उसमें आपने पब्लिकेशन कराई है या कोई भी पीयर रिव्यूड जर्नल में आपने पब्लिकेशन कराई है तो 2 मार्क्स आपको एक पब्लिकेशन के मिलेंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 6 होंगे। तो देखिए 3 आपने चाहे 10 पब्लिकेशंस करा रखी हैं लेकिन आपको 3 के ही फुल मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए 3 के आपको 6 मिल जाएंगे, एक पब्लिकेशन के 2 मार्क्स मिलेंगे और तीन पब्लिकेशंस के ही आपको 6 मार्क्स फुल मिल जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स हैं ये। टीचिंग एक्सपीरियंस या पोस्ट डॉग आपने की हुई है तो देखिए टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो 1 साल के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और इसी तरीके से जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 10 होंगे। तो मान लीजिए आपने 5 साल टीचिंग की है तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, आपने 2 साल की है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपने पोस्ट डॉग की है तो आपको 10 मार्क्स दे दिए जाएंगे। पोस्ट डॉग के लिए 10 मार्क्स आपके अलॉट होंगे। अगर आपको कोई अवार्ड मिला है, मान लीजिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है कोई, तो 3 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम और स्टेट अवार्ड के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए ये काउंट कैसे होगा, 100 मार्क्स कैसे इसके 100 मार्क्स कैसे बनेंगे। तो देखिए ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, एमफिल, एमटेक, एलएलएम या एमएड आपने की हुई है या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री और साथ में पीएचडी भी की हुई है, तो उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 25 हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि चाहे एमफिल और पीएचडी दोनों भी की हुई है आपने तब भी आपको 25 मैक्सिमम मार्क्स ही दिए जाएंगे। नेट जेआरएफ के लिए मैक्सिमम मार्क्स 10 होंगे और किसी अवार्ड कैटेगरी के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरीके से एकेडमिक स्कोर जो है आपका 84 मार्क्स में से बनेगा। रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स आपको मैक्सिमम दिए जाएंगे और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। तो देखिए ये एक तो आपको रिसर्च पब्लिकेशन के 6 मार्क्स और टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स। इसी तरीके से मान लीजिए ए कैंडिडेट है और बी कैंडिडेट है, तो ए कैंडिडेट ने मान लीजिए 2 पब्लिकेशन कराए हुए हैं तो 2 पब्लिकेशन के उसको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन बी कैंडिडेट ने 1 कराया है तो उसको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरीके से लेकिन अगर मान लीजिए ए कैंडिडेट ने 5 साल टीचिंग की है तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे और ए कैंडिडेट ने कोई भी टीचिंग नहीं की, बी ने कोई भी टीचिंग नहीं की तो उसको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरीके से मार्क्स काउंट होंगे और 100 की क्राइटेरिया में जो है इसको मैनेज किया जाएगा। इसके बाद में देखिए इस शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी कि सभी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा है उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें जो है मैक्सिमम मार्क्स जिसने भी स्कोर किया है और जो सबसे कम मार्क्स वाला है उसने स्कोर किया है तो उनकी लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद में एप्लीकेंट सिक्योरिंग लेस देन 50 मार्क्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो देखिए 50% मार्क्स से कम जिसके रहेंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। और इन केस ऑफ टाई, मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए और बी, दोनों के जो है 50-50 मार्क्स हैं, तो किसको बुलाया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट के हाईएस्ट या हायर मार्क्स होंगे मास्टर्स लेवल में उसको पहले बुलाया जाएगा और जिसके जो है कम रहेंगे उसको नहीं बुलाया जाएगा, इन केस ऑफ अगर 50 हैं तो। इसके बाद में मार्क्स अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स शैल नॉट बी एनी वेटेज क्रेडिट मेरिट ड्यूरिंग। तो देखिए ये जो है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन जो कमेटी रहेगी उसका एक तरीके से थोड़ा डिस्कशन भी चलता है कॉलेजेस के या जो डिपार्टमेंट के पोस्टें निकलती हैं, थोड़ा डिस्कशन भी चलता है। डिस्कशन इन द सेंस कि वो कई बार जो है 1-2 मार्क्स अपने तरीके से इधर उधर कर लेते हैं कि मान लीजिए उनको जो है लगा कि पब्लिकेशन जो है एक ऑथराइज्ड जर्नल में नहीं है तो वो उसके मार्क्स नहीं देंगे, जबकि दूसरे कैंडिडेट का जो है अगर यूजीसी केयर में है तो उसको मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें भी थोड़ी सी होती हैं। तो इसलिए आप जो है देखिए उन पर ये नहीं कह सकते कि मेरे को स्क्रीनिंग से बाहर कर दिया, अंदर कर दिया, वो वाली चीज़ आप आरटीआई लगा सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। देखिए जो मैं बोल रहा था वो ये है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस द डिसीजन ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी शैल बी फाइनल। स्क्रीनिंग कमेटी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल रहेगा। शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेंट जो रहेंगे उनका कॉलेज वेबसाइट पे जो है नाम दे दिया जाएगा और अवेलेबल ऑन द डैशबोर्ड ऑफ रिस्पेक्टेड एप्लीकेंट्स फॉर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये आप देख सकते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करते हैं तो रामलाल आनंद कॉलेज में अपने सब्जेक्ट में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अराउंड आपकी जो सैलरी है 80+ ही आपकी रहने वाली है इन हैंड सैलरी। तो देखिए आप फॉर्म, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। ऑल द बेस्ट।